अमेरिका के सदर ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो मुलाकात की, उसके बाद जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं हमास के हवाले से, ईरान के हवाले से, उसे देख के ऐसा लगता है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं उन्होंने उन्हें खरीद लिया है या उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर लिया है, वो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हैं। और रूस ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि यूक्रेन ने 90 ड्रोन्स के साथ सदर पुतिन को कत्ल करने के लिए उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर हमला किया। ऑफ कोर्स यूक्रेन इससे डिनाई करता है और कहते हैं बकवास है, झूठ बोल रहे हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वक्त दुनिया की बड़ी खबरें। लेकिन पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तानी जहन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम अपने इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है, कैटेक्लिस्मिक इंपॉर्टेंस की डेवलपमेंट है, जिसकी बड़ी इंप्लीकेशंस हैं आने वाले दिनों में, वो है जहां मंगल के दिन सुबह सऊदी अरब की मिलिट्री अलायंस ने मुत्तहिदा अरब इमारत जो है यूएई, उसकी मिलिट्री जो सप्लाईज थी यमन के अंदर, उनको टारगेट किया। और ना सिर्फ उनको टारगेट किया और उनको तबाह किया, बल्कि अपनी स्टेटमेंट में पहली दफ़ा मुत्तहिदा अरब इमारात को सीरियस कॉन्सिक्वेंस से वॉर्न किया। अब मैं इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मलकी जो हैं, जो कहा जाता है कि सऊदी अलायंस के वो स्पोक्स पर्सन। अभी सऊदी अलायंस कौन सा है, क्योंकि एक अलायंस वो भी है जिसमें जनरल राहील शरीफ साहब वहाँ पे तशरीफ रखते हैं, कि ये वही अलायंस की तरफ इशारा हो रहा है या यमन के हवाले से ये एक सेपरेट अलायंस है। बहरहाल सऊदी अलायंस ने ये हमला किया। फ़र्क ये है कि 5 दिन पहले जुमे को भी इसी किस्म का हमला किया गया था। वो भी इसे कहते हैं सदर्न ट्रांजिशनल जो काउंसिल है, जो जिसको मुत्तहिदा अरब अमारात सपोर्ट करता है, उसके ऊपर हमला किया गया था और मुत्तहिदा अरब अमारात और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल खामोश रहे थे। लेकिन सऊदी अरब ने आइडेंटिफाई नहीं किया था मुत्तहिदा अरब अमारात को। अंडरस्टैंडेबल था कि मुत्तहिदा अरब अमारात का जो एलाय है, उसका जो इत्तहादी है, उसे टारगेट किया गया। अब फ़र्क यह है कि सऊदी अरेबिया ने बहुत खुल के मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम लिया है और एक स्टेटमेंट इशू की गई है, और स्टेटमेंट में मुत्तहिदा अरब अमारात को वार्न किया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो कंप्लाई करे उस ऑर्डर से जो कि यमन की प्रेसिडेंशियल जो काउंसिल है, जिसे सऊदी अरब सपोर्ट करता है, जो उसकी यूनिफाइड गवर्नमेंट है। इस वक्त यमन के अंदर 3 किस्म के पावर ब्लॉक्स हैं। एक ये प्रेसिडेंशियल काउंसिल है, जिससे जो उसकी गवर्नमेंट है, जिसे सऊदी अरब सपोर्ट करता है। जो दूसरी तरफ वो हूतीज़ हैं जिनका सना पे कब्जा है, जिन्हें ईरान सपोर्ट करता है। और तीसरी तरफ ये सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है, जिसे मुत्तहिदा अरब इमारात सपोर्ट करता है। इस सऊदी हमले के फौरन बाद जो प्रेसिडेंशियल काउंसिल है, उसने मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ अपना जो मिलिट्री अरेंजमेंट था, जो पहले चला आ रहा था हूतीज़ के खिलाफ, उसे ख़त्म कर दिया और ये हुक्म दिया कि मुत्तहिदा अरब इमारात के जो अपने ट्रूप्स हैं, कुछ उनके ट्रूप्स या दस्ते वहाँ पे हैं, वो फौरी तौर पर यमन से बाहर निकल जाए। और उसके बाद सऊदीज़ ने कहा कि चूंकि अब यमन ने ये कह दिया है, इसलिए मुत्तहिदा अरब अमारात को अपनी फोर्सेस को यमन से विड्रॉ कर लेना चाहिए। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये कहा, बहुत एक स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट है जिसमें बार बार ब्रदरली यूएई का लफ्ज़, यानी ब्रदरली कंट्री का लफ्ज़ तो बहुत इस्तेमाल किया गया है, जो अरब लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन है जीसीसी की, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो बड़ा सख्त है। उसमें कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात एक तो वेकेट करे यमन को, दूसरा ये है कि जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है, जिसने 2 ऐसे प्रोविंसेस पे कब्जा कर लिया है गुज़िश्ता चंद दिनों में, एक हदरामुत है और दूसरा इसे कहते हैं अल महरा है। इन दोनों प्रोविंसेस को वेकेट किया रहा है। ये दोनों प्रोविंसेस जो हैं ये सऊदी सरहद के करीब पाए जाते हैं और सऊदी स्टेटमेंट ये है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी की रेड लाइन है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है। और फिर ये भी कहा है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ब्रदरली स्टेट है मुत्तहिदा अरब अमारात की, वो रीजन में जीसीसी के इंटरेस्ट का ख्याल रखेगी, यमन के अंदर जो इंटरेस्ट है उसकी इंटेग्रिटी का ख्याल रखेगी और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान में जो रिलेशनशिप ब्रदरली हैं उसका ख्याल रखेगी। मतलब दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल। गुज़िश्ता कई दिहाइयों में शायद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान में इस किस्म की लैंग्वेज जो है यूज़ नहीं हुई होगी। मैंने आपको एक पिछले व्लॉग में आपको बताया था 2 दिन पहले, जो अभी तक बहुत से लोग उसको शायद उन्होंने सीरियसली नहीं लिया था, कि जब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान पहुंचे तो एक दिन का वाकई उनका स्टेट विजिट था। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि वहाँ से वो रहीम यार खान नहीं गए, बल्कि जो ऊपर से ये फ्राइडे के दिन जब हमला हो गया सऊदीया का, तो वो इस सिचुएशन को एड्रेस करना चाहते थे, वो वहाँ से निकल गए। वो रुके रहीम यार खान में नहीं रुके, लेकिन वो बहुत जल्दी वापस पहुँचे मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे है। और फिर वहाँ से बाकायदा मुत्तहिदा अरब अमारात ने सऊदी पोजीशन को और सऊदी जो एफर्ट्स हैं यमन की यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, उसे सपोर्ट किया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी उसी किस्म की स्टेटमेंट जो इशू की। अब ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन डेवलप कर गई। अभी तक हमारे सामने मुत्तहिदा अरब इमारात की कोई पोजीशन आई नहीं है इन रिस्पॉन्स टू दी सऊदी पोजीशन। लेकिन ये सिचुएशन क्यों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। आप अगर नक्शे पे, बदकिस्मती से मैं इस वक्त आपको मैप दिखा नहीं सकता, लेकिन आप सबके पास आपके फ़ोन है,
फ़ोन के ऊपर जाएँ गूगल मैप्स में और गूगल मैप्स में लिखें या यमन लिखें या उसमें यूएई लिखें या उसमें सऊदी अरब लिखें, तो आपके सामने एक मैप खुल जाएगा जिसमें आप देखेंगे कि बहरा अहमर, रेड सी और पर्शियन गल्फ के दरमियान एक बहुत बड़ा लैंड मास है, वो है सऊदी अरब। वो लैंड मास के साथ नीचे साउथ में उसके यमन है, जो उसके मुकाबले में बहुत छोटा लगता है, अदरवाइज वो छोटा मुल्क नहीं है। और उसके ईस्ट में आपको ओमान भी नजर आता है और मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई नजर आता है। अगर आप अपनी फिंगर्स को स्क्वीज करेंगे तो मुत्तहिदा अरब अमारात बहुत आसानी से गुम हो जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं। तो आपको उसको वाइडन करना पड़ेगा मुत्तहिदा अरब अमारात को देखने के लिए, फिर आपको समझ आएगा कि सऊदी अरब एक बहुत बड़ा लैंड मास है जिसके वेस्ट में बहरा अहमर रेड सी है, जिसके ईस्ट में पर्शियन गल्फ है और पर्शियन गल्फ के ऊपर जो बॉर्डर है सऊदी अरब का, उसके ऊपर एक छोटी सी स्टेट है मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब का जो रकबा है वो 2.1 मिलियन 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर का उनका रकबा है। लार्जेस्ट ये कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह मिला के जो टोटल रकबा है वो तकरीबन 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो सऊदी अरब जो है उसका रकबा 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और मुत्तहिदा और उसकी आबादी जो है वो है कोई तकरीबन 35, 36, 37 लाख है, जिसमें से 60% उसकी अपने नेटिव्स हैं, सऊदीज हैं, और 40% उसके अंदर एक्सपैट वर्कर्स हैं। अब मुत्तहिदा अरब अमारात के डायनामिक्स ये हैं कि उसका रकबा जो है वो सिर्फ 83,000 स्क्वायर किलोमीटर है और उसकी अपनी आबादी जो है वो तकरीबन, जो सब लोग एक्सपैट वर्कर्स के समेत वहाँ काम करते हैं, वो तकरीबन 10 या 11 मिलियन है, यानी 1 करोड़ 10 लाख के करीब टोटल आबादी है, जिसमें ये दुबई, शारजा, रास अल खैमा ये सब हैं। लेकिन उनके अपने जो अमाराती हैं वो सिर्फ 10 या 11 लाख हैं, सिर्फ 10% अमाराती हैं। सो सऊदी तकरीबन 2 करोड़ आबादी है और ये सिर्फ 10 लाख हैं, ये रकबा है इनका। अब ये सारा जब आप डायनामिक देखते हैं तो आप सोचते हैं कि ये छोटा सा नन्ना मुन्ना मुत्तहिदा अरब अमारात जो है, ये किस तरह से इतने बड़े बेहीमौत जायंट जो है सऊदी अरब, उसको चैलेंज कर रहा है, उसकी विल को डिफाई कर रहा है, और यहाँ तक की सूरत हाल आई क्यों। अब इसमें लेकिन अब फिर जब आप थोड़ा सा पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि मोहम्मद बिन ज़ायद की जो स्ट्रेटिजिक थिंकिंग है, वो इस वक्त उनके जो स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट हैं वो लिबिया में भी हैं, जहां वो लिबियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट करें, और वहां सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं, यानी MBS और MBZ दोनों लिबियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट करें। बट या दैट इज़ दी ओनली कन्वर्जेंस, क्योंकि सूडान में मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन सलमान जब डोनाल्ड ट्रंप को मिले तो उन्होंने ये कंप्लेन की कि आप मुत्तहिदा अरब अमारात को कहें कि वो सपोर्ट कर रहे हैं सऊदी जो सूडान के अंदर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं RSF, ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि सऊदी अरब वहाँ पर जो सूडानी आर्म फोर्सेस हैं SAF उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे भी डाइवर्जेंस है। फिर सूडान के अंदर डाइवर्जेंस हो गई, यमन में डाइवर्जेंस आपके सामने आ गई है कि सऊदी जो है वो यमन की जो प्रेसिडेंशियल काउंसिल है उसके साथ खड़े हैं, और ये मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो जो सदर्न ट्रांजिशनल फोर्सेस के साथ खड़े हैं। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे में एक और भी डेवलपमेंट हुई है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पूरे यानी ये जो टसल है, ये जो पावर है, इसको समझने के लिए, ये झगड़ा है क्या, फॉल्ट लाइन्स को समझने के लिए, जुमे के दिन इसराइल ने एक अनयूजुअल स्टेप लिया जब उन्होंने सोमाली लैंड को ऑफिशियली रिकग्नाइज कर लिया, डिप्लोमेटिकली रिकग्नाइज किया। अब सोमाली लैंड की जो फिजिकल ऑटोनमस हैसियत है वो तो 91-92 से चली आ रही है, जब सोमालिया की सिविल वॉर हुई थी, और ये सोमालिया की साउथ में है, और ये आप इसको अगर मैप पे वन सेकेंड देखें, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो ये इनफैक्ट सोमालिया के नॉर्थ में और वेस्ट में सोमाली लैंड की टेरिटरी भी बहुत बड़ी टेरिटरी है, और वो भी ऊपर खुलती है गल्फ ऑफ एडन के मुंह के ऊपर, ये सोमाली लैंड। ये वन सेकेंड आपको मैप देखना, मैप के बगैर ये बात को समझना तकरीबन आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा, इसकी सिग्निफिकेंस को। इसराइल पहला मुल्क है दुनिया में गुज़िश्ता 34 बरस में किसी ने भी सोमाली लैंड को रिकग्नाइज नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिकग्नाइज किया, यूरोप उसके खिलाफ, अमेरिका ने भी रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन इसराइल ने सोमाली लैंड को रिकग्नाइज कर लिया। अब ये इससे पहले कुछ महीने पहले 2025 के शुरू में ये बात सामने आई थी कि इसराइल और सोमाली लैंड की बातचीत चल रही है, और सूडान के साथ भी बातचीत चल रही है। तो सूडान भी स्प्लिट है सिविल वॉर में, सोमालिया भी स्प्लिट है, और इसराइल की कोशिश ये है कि गजा के फ़लस्तीनियों को मार के वहाँ से जहाज़ों में भरा जाए और उनको सोमाली लैंड में आबाद कर दिया जाए, और सोमाली लैंड को अमेरिका कोई कंसेशन दे। अब सोमाली लैंड को इसराइल ने रिकग्नाइज कर लिया है। यहाँ पर यूरोपियन और अरब लीग के, यूरोप के ममालिक को और अरब लीग के ममालिक को, जिन्होंने गुज़िश्ता 18 घंटे या 24 घंटे में यूनाइटेड नेशन में बहुत खप डाली है, और उन्होंने कहा कि ये साजिश लगती है और हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि फ़लस्तीनियंस को गजा से निकाल के सोमाली लैंड में आबाद कर दिया जाए। और ये इसराइल ने सोमाली लैंड को कैसे रिकग्नाइज कर लिया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की क्लियर पोजीशन है कि सोमालिया एक मुल्क है, उसके आप 2 टुकड़े जो हैं वो नहीं कर सकते।
लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। वो इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि अरब लीग ने बहुत सख्त कंडेम किया है पाकिस्तान की स्टेटमेंट को। इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान ने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है ऑन बिहाफ ऑफ अरब लीग के साथ अपनी आवाज़ में ला के कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करते बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर एक मुल्क जो अरब कंट्रीज है बिल्कुल खामोश रहा है। वो मुल्क कौन है जो खामोश रहा है? वो है मुत्तहिदा अरब इमारात। सो मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को कंडेम नहीं किया। मुत्तहिदा अरब इमारात जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है। लेकिन क्या सिर्फ मुत्तहिदा अरब इमारात खड़ा है इसराइल के साथ? नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अमेरिका की जो डिप्टी एम्बेसडर हैं उन्होंने बड़ा कंडेम किया है यूरोपियंस को, अरब लीग्स को और पूरी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कि ये बड़ी बेतुकी किस्म की काउंसिल है जब इन्होंने चंद महीने पहले एक ऐसी पैलेस्टीनियन स्टेट को तो रिकग्नाइज कर लिया जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं थी। तो सोमाली लैंड तो एक ऑटोनोमसली डिफाइंड एरिया है और इसराइल का ये हक है एज अ सॉवरन स्टेट कि वो सोमाली लैंड को डिप्लोमेटिकली रिकग्नाइज करे। इसका क्या मतलब है? वैसे अमेरिका ने सोमाली लैंड को रिकग्नाइज नहीं किया लेकिन अमेरिका ने अपना वजन जो है वो इसराइल के पीछे डाल दिया। इसका मतलब क्या समझ आती है? ब्रॉड कनेक्टिंग करें कि कोई बड़ी चीज नॉर्थ अफ्रीका के हॉर्न में हो रही है जिसमें आपको अब यूएई की और यूएई के साथ खड़ा आपको इसराइल नजर आता है और यूएई और सऊदी अरब के इंटरेस्ट के दरमियान में आपको एक बढ़ती हुई फॉल्ट लाइन नजर आ रही है जिसका इन द एंड ये होगा कि अमेरिका आके मेडिएट करेगा इन दोनों के दरमियान, लेकिन किन टर्म्स एंड कंडीशन में मेडिएट करेगा। तो ये एक इस वक्त की सिचुएशन है जिसके अंदर अब पाकिस्तान भी आपको फंसता हुआ नजर आता है। वैसे तो जनरल आसम ने लिबिया के अंदर जो डील की है जनरल फील्ड मार्शल हफ्तर के साथ $4.6 बिलियन की 2-2.5 बरस की मिलिट्री सप्लाईज की और मिलिट्री ट्रेनिंग की और जहाज़ों की और टैंक की, वहाँ पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा दोनों के इंटरेस्ट एक साइड पे हैं, दोनों ही एलएनए को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान का एक और एलाय जो है, दो एलाइज पाकिस्तान के, तुर्की और कतर, वो दोनों जो हैं वो दर हकीकत लिबिया की जो लिबिया की जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी है GNU और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हमीद हैं, अब्दुल हमीद हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। सो अब बॉटम लाइन क्या है कि एक जो मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका की फॉल्ट लाइंस हैं इसके अंदर पाकिस्तान जाके फंस गया है या पाकिस्तान ने एक पोजीशन ले ली और पाकिस्तान को इनएविटेबली पोजीशन लेनी पड़ेगी और हर कदम फूंक फूंक के उठाना पड़ेगा। रवायती तौर पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ी कंजर्वेटिव रही है मिडिल ईस्ट के हवाले से और बहुत एहतियात से चली है, लेकिन वो फॉरेन ऑफिस उसको डिक्टेट करता था, ये एडवाइस करता था। अब सिचुएशन ही हो चुकी है गुज़िश्ता 3-4 बरस में कि इंक्रीजिंगली फॉरेन ऑफिस जो है वो बिल्कुल साइड पे हो गया या उसको दबा दिया गया है या उसको सबमर्ज कर दिया गया है। और जब मैं पाकिस्तान में हुआ भी करता था 2022 तक, तो भी मैंने सीनियर ऑफिसर्स को ये कहते सुना था कि फॉरेन ऑफिस जो है वो डरता बहुत है, वो कॉशियस बहुत ज़्यादा है, वो फैसला नहीं कर सकते, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है। यानी जिस तरह से मिलिट्री ऑफिसर्स चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके फैसले किए जाएँ, चूँकि फॉरेन ऑफिस जो है उसका ज़्यादा सुलझा हुआ एक बैकग्राउंड है। फॉरेन ऑफिस में वो लोग आते हैं जो मुकाबले के इम्तिहान के बाद भी आते हैं, फिर वो पहले डेस्क पे काम करते हैं, तो उनको जो इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट का या रीजन या कॉन्टिनेंट्स का बहुत पता होता है, तो उन्होंने हमेशा कॉशन एडवाइस की है। अब मिलिट्री ने फॉरेन ऑफिस का कंट्रोल संभाल लिया। मैंने तो ये भी सुना है कि जो 10% कोटा जनरल अयूब के ज़माने से फॉरेन सर्विस या DMG में था, उसकी बात ये हो रही है कि फॉरेन सर्विस के अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री का 30% कोटा होना चाहिए और जितनी इंपॉर्टेंट एम्बेसडोरियल पोजीशंस हैं या कंट्रीज़ हैं उनमें कम से कम DCMs जो हैं वो सारे के सारे मिलिट्री से आने चाहिए। यानी अमेरिका में, फ्रांस में, बरतानिया के अंदर और इसी में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, हर जगह पे जो डिप्टी चीफ ऑफ मिशंस हैं वो आर्मी के सीनियर ऑफिसर जो हैं उनको लगाया जाए। इसका मतलब क्या है कि जो एक रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड इंटरनेशनल रिलेशन की थिंकिंग फॉरेन ऑफिस लेकर आता था पाकिस्तान के रीजनल इंटरनेशनल मामलात में, वो बिल्कुल अब ख़त्म होते नज़र आ रही है और मिलिट्री अपने हिसाब से फैसले करेगी और मिलिट्री ऑफिसर्स की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो इन अदर वर्ड्स अब पाकिस्तान मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की फॉल्ट लाइन में फंसता चला जाएगा। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा, लेकिन ये फॉल्ट लाइन्स अब बड़ी शार्प तरीके से हमारे सामने आ रही। ये होगी एक डेवलपमेंट। अब इससे हम निकल के आ जाएं ज़रा क्विकली 2 जुमले सिर्फ बांग्लादेश के, जहाँ पे मंगल की सुबह 6 बजे ये ऐलान किया गया बांग्लादेश के टाइम में कि खालिदा ज़िया जो पहली खातून प्राइम मिनिस्टर भी थी और जिन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP बनाई, जनरल ज़िया की असैसिनेशन के 3 साल के बाद उन्होंने बनाई थी। और उसके बाद जो कहते हैं द बैटल ऑफ द बेगम्स, शुरू में तो 1980 की दिहाई में उनकी हालत हो गई सुबह 6 बजे, लेकिन खालिदा ज़िया 80 की दिहाई जो थी 1981 से लेकर 1990 तक खालिदा ज़िया और शेख हसीना जो हैं वो इकट्ठी थी और जनरल इरशाद के खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल की और यूं बांग्लादेश में डेमोक्रेसी वापस आई। तो बड़ी एक आइकॉनिक उनका फिगर था और मुझे ये शक है कि उनकी डेथ शायद पहले हो गई हो क्योंकि बहुत बीमार थी। आई एम सॉरी फॉर दिस। किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, बोन्स का प्रॉब्लम, आर्थराइटिस प्रॉब्लम, एडवांस डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस, ब्रेन के इश्यूज बहुत उनके चल रहे थे।
शायद उनकी डेथ पहले हो गई होती, लेकिन स्ट्रेटेजिकली उसको छुपा के रखा गया था। अब जब उनकी डेथ हुई तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरी दुनिया से उसमें कंडोलेंसेस मैसेजेस मुसलसल आ रहे हैं, लेकिन उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक ताज़ियत का पैगाम है वो उनकी राइवल शेख हसीना, जिन्होंने हिंदुस्तान में पनाह ली हुई है और जिनकी हुकूमत अगस्त 2024 के अंदर ख़त्म हुई, वो उनका पैगाम है जो बहुत लंबा चौड़ा है, जिसमें उन्होंने जाने वाली खालिदा ज़िया की बहुत तारीफ़ें की, उनकी फैमिली से बहुत हमदर्दी की, तारिक रहमान जो उनके बेटे हैं उनके लिए भी मैसेज दिया, बहुत ज़्यादा उन्होंने उनकी कंट्रीब्यूशन की तारीफ़ की। वहाँ से आपको ये पता चलता है कि शेख हसीना ये कोशिश कर रही हैं कि उनकी तारिक रहमान के साथ और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के साथ उनकी रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। मुझे लग रहा है कि इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान में पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर एकोमोडेशन हो जाएगी और हिंदुस्तान उसमें रोल प्ले करने की कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि जो तवक्कुआत थी शायद पाकिस्तान के अंदर कि जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी बनी थी नाहीद इस्लाम की, स्टूडेंट्स की, और जो इनका ख्याल था कि वो और जमात इस्लामी और इनकलाब मॉन्शू जो हैं जिसमें उस्मान हादी का कत्ल हो गया, ये सब मिलके एक अलायंस क्रिएट करेंगे और इसी वजह से जमात इस्लामी ने BNP के साथ अलायंस नहीं बनाया जो कि उनका तारीखी पार्टनर था। अब जमात इस्लामी की और नेशनल सिटीज़न जो पार्टी है उसकी भी नहीं बन पा रही, वहाँ पर भी डिफरेंसेस खड़े हो गए और जमात इस्लामी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में इंक्रीजिंगली ऐसा है कि तनहा रहती चली जा रही है। सो अगस्त 2024 का जो बांग्लादेशी रेवोल्यूशन की पॉलिटिकल चेंज थी, उसमें से जो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन निकली थी जिसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली देखा जा रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि उसके डिविडेंड्स कम से कम होते चले जाएंगे आने वाले हफ्तों और महीनों के अंदर और आपको एक डिफरेंट पॉलिटिक्स जो है वो बांग्लादेश में नज़र आएगी। बांग्लादेश से हम आ जाएं हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान की फॉर्मर जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर शहरी रहमान साहिबा, पीपल्स पार्टी की, जिन्ना इंस्टीट्यूट की फाउंडर, पीपल्स पार्टी की बहुत इंपॉर्टेंट लीडर, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुकी, उन्होंने अपने ट्वीट्स में बहुत लंबा चौड़ी एक पोजीशन ली है जिससे पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने हेडलाइन बनाया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि क्योंकि वो पोजीशन उन्होंने ली है चनाब सिस्टम पे हिंदुस्तान जो डैम बना रहा है और जो कैनाल सिस्टम बना रहा है, लेकिन अभी क्यों ली है? इसलिए कि गुज़श्ता 24 घंटे में हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने दुलहस्ती 2 एक छोटा सा डैम है, मेरे ख्याल 300 मेगावाट का या 350 मेगावाट का या उससे भी कम का, उसकी मंजूरी दे दी है। ये एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री इसलिए हिंदुस्तान में इसकी मंजूरी दे रही है कि जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, ये जो मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं, जो NGOs हैं, वर्ल्ड बैंक है, उन सबको शक ये है कि जिस किस्म के डैम, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान ने 8 डैम डिज़ाइन बोर्ड पे रखे हैं इंडस बेसिन सिस्टम में, और ये सारे डैम बहुत ऊंचाई के ऊपर बनेंगे जम्मू एंड कश्मीर के एरियाज़ में। तो जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा शक है कि ये एनवायरमेंटली भी डेंजरस है अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। लेकिन अब हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट ने दलहस्ती 2, इससे पहले दलहस्ती 1 भी एग्जिस्ट करता है, उसके बाद ये छोटा डैम है जिसकी उन्होंने परमिशन दे दी, बड़ा छोटा सा डैम है, $35 मिलियन इसकी टोटल कॉस्ट है। लेकिन शहरी रहमान ने पॉइंट आउट ये किया है कि 8 डैम जो हैं यहाँ पे हिंदुस्तान बना रहा है। अब शहरी रहमान ने जिस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं किया वो ये है कि हिंदुस्तान नहरें भी बना रहा है चनाब सिस्टम के ऊपर, जिसमें रंबीर कैनाल वहाँ थी और भी हैं, और वो चनाब को ब्यास और सतलज के साथ या उसको जोड़ना चाह रहे हैं, किसी और बाकी दरियाओं के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। और अगर वो इस प्रोसेस पे चलते रहते हैं, अच्छा रंबीर कैनाल पहले 60 किलोमीटर की थी, उसकी अब लंबाई 120 किलोमीटर की जा रही। अगर हिंदुस्तान नहीं रुकता और इंडस बेसिन पे ये कैनाल जो डैम्स बनाता जाएगा तो पाकिस्तान की रिवर्स के अंदर जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर नहीं आया और मई के बाद से पाकिस्तान अभी तक अपनी फतह ही मना रहे हैं कि हमने इतने जहाज़ गिरा दिए, इतने ड्रोन गिरा दिए। ये जो इशू खड़ा हो रहा है ये बहुत सीरियस किस्म का इशू खड़ा हो रहा है। ये इंडिया की गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है, वो ये पॉस्चरिंग कर रही है ताकि पाकिस्तान उनके साथ आके नेगोशिएशन करे, कश्मीर से अपने आप को डीलिंग करे, वहाँ जो कुछ भी पाकिस्तान करता है उसके जो एसेट्स हैं उनको विड्रॉ करे, या अब उन्होंने बिल्कुल एक डायरेक्शन इख्तियार कर ली है इन टर्म्स ऑफ द डैम्स, इन टर्म्स ऑफ द कैनाल सिस्टम ऑन द इंडस वाटर, और अब वो सिंध ताश माहिदा कभी वापस नहीं आएगा। ये एक बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है। ये और बात है कि चूंकि ये स्लो मूविंग डेवलपमेंट लगती है, ये जंग नहीं है, इसमें तैयारी नहीं गिर रही, इसलिए लोग इसको समझ नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेट। अब आए सुहेल आफरीदी साहब की तरफ, जिन्होंने अब उनकी ये ऐलान कर दिया, वो लाहौर से वापस पहुंचे। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया कि उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को एक ख़त भी लिखा जिसमें उन्होंने बाकायदा हुकूमत के लेवल पे लिखा गया, जिसमें बहुत ज़्यादा इस पर मजम्मत की गई और एहतजाज किया गया कि जिस तरह से एक खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को पंजाब में ट्रीट किया गया वो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल था।
अब सुहेल आफरीदी ने ये ऐलान किया है कि वो बहुत जल्दी वो समझते हैं कि पंजाब का उनका दौरा जो है उनकी स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से बड़ा कामयाब हुआ है। पंजाब के लोगों ने, लाहौर के लोगों ने उनको बहुत वेलकम किया। अगर कम लोग निकले तो सिर्फ इस वजह से कि पुलिस ने रास्ते ब्लॉक कर रखे थे। और अब बहुत जल्दी वो सिंध का और बलूचिस्तान का रुख इख्तियार करेंगे। कब करेंगे उसकी भी उन्होंने डेट्स नहीं दी। लेकिन यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम आ रहा है। पंजाब और लाहौर की हद तक तो लोगों ने बड़ा एक्साइटमेंट भी शो की, खुशी भी। लेकिन जब लोग स्ट्रीट मूवमेंट का उन्होंने सुना था अब से चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया था कि एक ऐसी स्ट्रीट एजिटेशन या मूवमेंट होगी जिसके नतीजे में इमरान खान को रिहाई मिलेगी, जो एक फास्ट पेस मूवमेंट होगी। हज़ारों लाखों लोग सड़कों पे निकल आएंगे। लोगों के ज़हन में स्ट्रीट मूवमेंट का ये मतलब आता है। लेकिन सुहेल आफरीदी जिस किस्म की स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं वो एक पब्लिक एंगेजमेंट है, पब्लिक एक्साइटमेंट है, पब्लिक कॉन्टैक्ट है, लोगों के साथ राब्ता है, पार्टी को ज़िंदा रखने की कोशिश है या उसका नए सिरे से एक रिन्यूअल है उन एरियाज़ में जहाँ पर लोगों में मायूसी पाई जा चुकी है। तो उसमें वो स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत जल्दी सुहेल आफरीदी साहब के बारे में लोगों के ज़हनों में सवाल खड़े हो जाएंगे, लोगों की ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म आ जाएगी कि सुहेल आफरीदी ठीक चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। अब सुहेल आफरीदी का प्रॉब्लम ये है उनके और उनकी टीम का कि उन्होंने एक सूबा भी चलाना है और उस सूबे की जो फंड्स हैं, जब से उसको फाटा मिला है, उस सूबे के जो फंड्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने लोग के रखे हुए हैं। इसलिए हर दिन सुहेल आफरीदी की टीम ये ऐलान करती है कि हमारे तकरीबन 4 या 5 खरब रुपया जो है वो वफाकी हुकूमत ने देना है, फाटा के मद में देना है, और चीज़ों को देना है, वाटर का देना है, पावर का देना है, वो हमें दे नहीं रहे। वफाकी हुकूमत ने ये फंड्स क्यों रोक के रखे हुए हैं? ताकि उनको पता है कि अगर सूबे की हुकूमत के पास ये वाइटल फंड्स नहीं होंगे, वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे ये खर्चा नहीं कर सकेगी, ठेकेदारों को पैसे नहीं मिलेंगे, और जो खर्चे करने हैं सड़कों पे आगे पीछे वो नहीं होंगे, वेस्ट डिस्पोजल पे नहीं होंगे, एजुकेशन पे नहीं होंगे, हेल्थ पे नहीं होंगे। तो सूबे के अंदर बेचैनी होगी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से। सो सुहेल आफरीदी और उनकी टीम का चैलेंज ये भी है कि हमने सूबे को भी साथ लेकर चलना है और उनको साथ इमरान खान की रिहाई की आवाज़ भी बुलंद करनी है और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वज़न है कि उसमें अंदर एक जान डालनी है, वो भी उनको उठाना है। अब ये कैसे होगा अगले 48 दिन है, क्योंकि 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान ने पहिया जाम हड़ताल रखी हुई है, शटर डाउन स्ट्राइक रखी हुई है। अब सुहेल आफरीदी का चैलेंज ये है कि इन 48 दिनों में, अब तो जनवरी शुरू हो रहा है, कैसे 48 भी मैंने गलत की, सॉरी 38 दिन जो 38 डेज, इन 38 डेज में सुहेल आफरीदी क्या ऐसा प्रेशर जनरेट करते हैं जिसका कल्मिनेशन पॉइंट 8 फरवरी होगा, जब एक बहुत बड़ा भरपूर शटर डाउन स्ट्राइक भी हो और एक पहिया जाम हड़ताल भी हो। ये इस वक्त उनका चैलेंज। अब देखें कैसे इसको ये हैंडल कर पाते हैं। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।